नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है नगर पालिका की कार्य एवं शक्तियाँ। ये टॉपिक BA पार्ट 3 के सेकंड पेपर से संबंधित है। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना ये टॉपिक, नगर पालिका के कार्य एवं शक्तियाँ। तो नगर पालिका और जो नगर परिषद हैं, उनको शक्तियाँ प्रदान करने की दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं। एक तो सामान्य शक्ति प्रदायिनी प्रणाली और दूसरा है विशिष्ट अधिकार दान प्रणाली। पहला जो बताया मैंने आपको, सामान्य शक्ति प्रदायिनी प्रणाली, इसके अंतर्गत नगर परिषद को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे ऐसा कोई भी कार्य कर सकती हैं जिसे वे अपने निवासियों के लिए आवश्यक और हितकारी समझें। यद्यपि ऐसा करते समय उन पर कई सीमाएं लगाई जाती हैं, जिससे कि वो कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र को बाधित करती हो या उनके कार्य क्षेत्र में आती हो। इससे नगर पालिकाओं को कार्यों में पहल करने की एक व्यापक क्षेत्राधिकार मिल जाता है। और ये प्रणाली ज़्यादातर, इस प्रणाली का अगर हम देखें तो ये प्रणाली फ्रांस के स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत दिखाई देती है। दूसरी जो प्रणाली है वो है विशिष्ट अधिकार दान प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत नगर पालिकाओं को कुछ विशेष कार्य संपन्न करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। नगर पालिकाएं केवल निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए ही सक्षम होती हैं। ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन के लिए इसी प्रणाली को अपनाया गया है और भारत में भी ब्रिटिश काल में स्थापित नगर पालिकाओं को इसी प्रणाली द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है और स्वतंत्र भारत में भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में नगर पालिकाएं, नगर परिषद केवल उन्हीं कार्यों को करती हैं जो अधिनियम द्वारा उन्हें दिए जाते हैं। अधिनियम के अंतर्गत उन कार्यों को करने के लिए यदि किसी प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है तो नगर पालिकाएं उस प्रक्रिया को अपनाती हैं। नगर पालिका यदि अधिनियम के प्रावधानों, निर्देशों या प्रक्रिया की किसी प्रकार से अवहेलना करती हैं तो उनके कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नगर पालिकाओं के अधिकारों की इन दोनों ही प्रणालियों में नगर पालिकाओं का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और कार्य प्रक्रिया निश्चित कर दी जाती है और नगर पालिकाओं को राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही कार्य करना होता है। इसमें एक ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि नगर पालिका ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकती हैं जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हो या उनके द्वारा बनाए गए जो नीति नियम हैं उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करती हैं। अब हम आते हैं कि आखिर भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरी प्रणाली है शक्तियों की, जिसमें एक विशिष्ट अधिकार दान प्रणाली है, उसको ही भारत में अपनाया गया है। और हम सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन के लिए नगरीय और ग्रामीण जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जो संशोधन अधिनियम 1994 नगरीय निकाय के लिए निर्मित किया गया, संशोधन किया गया है, उसके द्वारा ही ये शक्तियाँ प्राप्त करती हैं और उसी के अनुसार अपने कार्य एवं अधिकार को उपयोग में लेती हैं। अब नगर पालिकाओं के कार्यों को अगर हम देखें तो उन्हें हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहले हम विधायी शक्तियाँ जो नगर पालिका को प्रदान की गई हैं। नगर पालिका को संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत
शक्तियां प्रदान की गई हैं और नगर पालिकाएं इन संबंधित अधिनियम की सीमाओं में रहते हुए ही अपना कार्य करती हैं और इसके अंतर्गत नियम और उपनियम बनाने का भी अधिकार इनको दिया गया है। प्रत्येक नगर पालिका को अपने कार्य संचालन के विषय में तथा अपनी शक्तियों और दायित्वों को समितियों को प्रत्यायोजित करने के विषय में आवश्यक नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। नगर पालिकाएं अपने कर्मचारियों और जो उनके पदाधिकारीगण हैं उनके मार्गदर्शन के लिए भी आवश्यक नियम उपनियम बना सकती हैं। नगर पालिका में जो नियुक्त किए जाने वाले किसी कर्मचारी से संबंधित कोई प्रतिभूति या जमानत की राशि लेना आवश्यक हो तो इस संबंध में भी समस्त निश्चय नियमबद्ध करने का अधिकार नगर पालिका को होता है। राजस्थान के अंतर्गत नगर पालिका अधिनियम की धारा 88 में यह कहा गया है कि प्रत्येक नगर पालिकाओं को ऐसे नियम बनाने की शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम की धारा 297 से असंगत ना हो। अब यहां पर धारा 297 भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि जो अधिनियम की धारा 297 है वो नगर पालिकाओं को नियम बनाने की शक्ति और राज्य सरकार में भी निहित की शक्तियों से संबंधित है। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि नगर पालिकाएं जो नियम बनाएंगी वो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों अथवा दिए गए जो आदेश हैं उनके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखना होगा नगर पालिकाओं को अपने नियम उपनियम निर्माण करने के संबंध में। प्रत्येक नगर पालिका अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, दंड, पदच्युति की रीति और शर्तों का निर्धारण कर सकती है, लेकिन उन्हें राज्य सरकारों से अनुमोदित होना आवश्यक है। इसलिए उनको अनुमोदित करवाना अनिवार्य है इन नगर पालिकाओं को। राजस्थान की जो अधिनियम है उसमें तो ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नगर पालिकाएं धारा 88 के अंतर्गत जो भी नियम बनाएंगी वे तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। और नगर पालिकाओं को यह शक्ति भी होती है कि राज्य सरकार की स्वीकृति से ही वे किसी कर को सस्पेंड कर सकती हैं अर्थात निलंबित कर सकती हैं या उसे घटा सकती हैं। नगर पालिकाएं बाजार, लोक स्थानों और फल तथा सब्जी के स्थानों का उपयोग में के लिए जब अनुमति देती है तो उसके लिए किराया या जो भी है प्रभार वो निर्धारित कर सकती है, जिसकी पालना अनिवार्य होती है। इस तरह से ये विधायी शक्तियां थी। दूसरी शक्तियों की बात अगर करें, जैसे कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत इनकी शक्तियों को समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति है, पर्यवेक्षण है, नियंत्रण का अधिकार है, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं, और नगर पालिका की जो दैनिक प्रशासन से संबंधित निर्णय लेने की शक्तियां, और इसके अलावा नगरीय कर को एकत्रण की शक्ति, व्यय की शक्ति अपने क्षेत्र पर, और नगरीय अधिनियम और नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध अभियोग लगाने का भी अधिकार इन नगर पालिकाओं को दिया जाता है। नगर पालिका तो नगर परिषद को दिया जाता है। ये लाइसेंस प्रदान करने का, स्थानीय स्तर पर ये लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित अपने दायित्वों का भी निर्वहन करती हैं। अगला जो इसकी शक्ति आती है वो है वित्तीय शक्तियां। नगर पालिका की जो प्रमुख वित्तीय शक्तियां होती हैं वो ये होती हैं कि जो भी विषय इनको निर्धारित किए गए हैं इस संविधान संशोधन अधिनियम 1994 जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, उनके द्वारा वो अपने विषयों पर कर लगाने की शक्तियां इनको दी जाती हैं। कर, फीस, दंड और कर एकत्रण की शक्तियां दी जाती हैं। नगर पालिका अपना बजट निर्मित करती है और नगर पालिका के कार्यों पर व्यय करने की शक्तियां भी इनको प्रदान की गई हैं। अगली जो महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं इसकी,
वित्तीय शक्तियों के अतिरिक्त वो है निर्वाचकीय शक्तियां, जिसमें कि नगर पालिका अथवा नगर परिषद के अध्यक्ष और सभापति का चुनाव, उपाध्यक्ष और उपसभापति का चुनाव, सांविधिक समिति के सदस्यों का चुनाव और नगर पालिका की अन्य समिति के सदस्यों का चुनाव। तो ये निर्वाचकीय शक्तियां होती हैं जो कि नगर पालिका अपने कार्यकरण में, अपने दायित्वों के निर्वहन में उपयोग में लाती है। इसके अतिरिक्त नगर निगम के द्वारा अपने क्षेत्र में जिन कार्यों को संपन्न किया जाता है वो सभी कार्य नगर पालिका अथवा नगर परिषद द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में, अपने कार्य क्षेत्र में उन्हें संपन्न करना होता है। बस उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो किसी भी स्थिति में राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों और उनकी जो भी दिशा निर्देश हैं उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।